I can tell ना, these are the people there who are looking at it. कई सालों से इस पे बात हुई होती है, बहुत सारी चीजें, चाहे vehicles हो, चाहे construction हो, so it is multi-pronged ना. No one solution is there, so it is multi-pronged. All of them have to come together and be implemented. That is what I can say. Doctor, तो आपके डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ पेशेंट्स having this pollution related issues ये बढ़ गए हैं. अब दूसरा ये है कि is it like from neighboring cities also they are coming to you, or it's only from Delhi? No, they've increased, no doubt. So immediately after Diwali this whole process starts. Every year this is the same. Last 10 years the same pattern is happening. There is no change, and so people who are reasonably well controlled on their medicine, suddenly they come with worsening. Those who are having no disease, they come with fresh symptoms, so they are new patients. So we are creating new patients every year. So numbers have increased, no doubt. They need more medicine. The problem is that those who became very serious and critical and get admitted, and some of them may even not recover. So that is the problem. सर, उन लोगों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे जिनकी मजबूरी है, जैसे लाइक वर्किंग पीपल कि उनको बाहर निकलना ही है और वो मास्क का ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं, तो वो किस तरीके से प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए? या लाइक आज सबसे बड़ी परेशानी ये हो गई है आंखों में जलन होना, रीजन पोल्यूशन है और उससे आई स्पॉट इफेक्ट हो रही है, तो क्या बताना चाहेंगे आप कि क्या कुछ उन्हें प्रिकॉशन लेनी चाहिए? तो अगर हम समझे, जैसे सर ने भी पहले बताया कि लंग्स प्राइमरी प्रॉब्लम होते हैं, बट लंग्स के अलावा जो दो मेजर प्रॉब्लम्स हमको फेस होती है, एक होती है नाक, बिकॉज सांस उसी के थ्रू जा रही है, तो स्नीजिंग, नाक में इरिटेशन, गले में खुजली होना, आंखों में इरिटेशन, पानी होना या लाल बार बार आंखों को रगड़ना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है. तो जनरली हम बताते हैं कि अगर आप पॉल्यूशन में बाहर जा रहे हैं, तो अगर आपको कभी भी आपने जैसे जनरली लोगों को क्या होता है, हर साल होता है, सो दे वुड नो कि अभी पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो मेरे को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा. तो हम उनको बोलते हैं लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स होता है, जब आप बाहर निकले तो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स डाल के जाए ताकि आपको इरिटेशन की प्रॉब्लम ना हो. अदरवाइज हम लोगों को बोलते हैं जो चश्मा नहीं लगाते हैं ग्लासेस यूज करें, तो ताकि उससे थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपोजर टू दी डस्ट और डर्टी एयर कम हो जाता है. तो चश्मा पहने या फिर लुब्रिकेंट आई ड्रॉप करें, उससे आंखों की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाती है. स्किन की प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे लोगों को जैसे पॉल्यूशन का होता है खुजली होने लगती है, तो उसमें हम जनरली बोलते हैं कि अगर आप जब वापस आए घर पे तो अपने हाथ पैर अच्छे से धो ले, ताकि जो भी आप चेहरा धो ले, जो भी चीजें डस्ट के उसमें आई है कॉन्टेक्ट में, वो सारा डस्ट उतर जाए. तो ये तो जनरल मतलब टॉपिकल जिसको कहते हैं ना कि भाई आंखों की सरफेस की या नाक की, जैसे बहुत सारे लोग ENT के डॉक्टर बहुत एडवाइस करते हैं कि जलनेती कर दें ताकि वो नाक की सफाई होती रहे. बट ये है कि ये पर्सनल है, सब कुछ, एवरीथिंग इज पर्सनल. आपको बचना है, मुझे बचना है, तो मुझे अपनी तरफ से एफर्ट्स करने पड़ेंगे. जैसे अब आप मास्क देखेंगे तो मैं whenever I'm out, I'm wearing a mask. So if you can afford, if you can, you should wear a mask. And this is something which is very important for those who can wear a mask. And mask has to be worn properly. मास्क यहाँ तक पहना है, यहाँ तक पहना, ठीक से नाक बंद नहीं हुई तो कोई फायदा नहीं उस मास्क को पहनने का. तो N95 मास्क अच्छे से पहनेंगे तो वो बहुत हद तक पर्सनल प्रोटेक्शन करता है, एटलीस्ट आपको बचाता है. तो डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, कुछ लोग होते हैं जो मास्क बहुत अच्छे से लगा के प्रॉपर काम कर पाते हैं, तो उनको लगाना चाहिए, एटलीस्ट उनका प्रोटेक्शन हो जाए. तो ये जो ब्लू वाले डिस्पोजेबल मास्क होते हैं वो काफी नहीं होंगे. they can, I would say they don't stop the entire thing, but something is better than nothing. It works on सर, क्या हम कर सकते हैं कि इमरजेंसी हालात हो रहे हैं और जो खास करके जो बुजुर्ग हैं, जो आपने कहा कि कई बार कंडीशन खराब होते हैं और इतने खराब होते हैं उनकी मौत भी हो जाती है, तो क्या उन ऐसे लोगों को दिल्ली शहर कुछ महीने के लिए छोड़ देना चाहिए? तो ये इसका जवाब तो देखिए मैं नहीं, ये अगेन पर्सनल डिसीजन है, ये तो हर आदमी का पर्सनल डिसीजन है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना. अब जिसको छोड़ के जो जा सकता है कुछ दिनों के लिए वो चला जाए, बट ऑब्वियसली हम लोग तो इसको एज अ रिकमेंडेशन नहीं कह सकते ना कि ये आपको करना चाहिए. दिस इज ऑल पर्सनल चॉइस. सबको फैक्ट्स पता है, क्योंकि फैक्ट सबको पता है, क्या सिचुएशन है सबको पता है. बाकी इट इज अप टू पर्सनल चॉइस कि वो क्या करे और वो उसकी फैमिली क्या करे. तो जो लोग सुबह शाम जैसे सैर करने जाते हैं, सुबह शाम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेज हैं, तो वो आपने डू यू रिकमेंड कि आजकल करें या नहीं? So I think one should carefully look at the air quality on that day before venturing out at this time, मतलब in this season, because definitely when you are running, you are jogging, you are breathing 10 times faster than normal, so you are breathing toxic air 10 times more in that same point of time, within that same time, so that is obviously very harmful.
तो इसीलिए आई वुड से कि बिल्कुल भी इस टाइम नहीं जाना चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज स्पेशली हेवी एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए as long as the air quality is poor. This goes for children also, especially. What about enclosed area? Whether they should go for exercise at home or in gym? So that is an alternative. That is the next best alternative. जिनको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अच्छी बात है, करनी है तो घर के कन्फाइंस में करें. एटलीस्ट इट इज बेटर देन आउटडोर्स. सो एक्सरसाइज की जगह योग आपको लगता है बेटर है? दोनों का अपनी स्टैंडिंग है. योगा का अपना अलग स्टैंडिंग है, वो अलग टाइप की एक्सरसाइजेज है, अलग टाइप ऑफ चीजों में बेनिफिट करता है. और एक्सरसाइज, योगा इज ऑल्सो एक्सरसाइज, बट बाकी एक्सरसाइज अलग टाइप की होती है. एक होती है वेट बिल्डिंग एक्सरसाइज, एक स्ट्रेंथ बिल्डिंग, एक स्टेमिना बिल्डिंग, एक एरोबिक्स. सो बहुत टाइप की होती है. सो इट ऑल डिपेंड्स की व्हाट दैट पर्सन वांट्स टू डू. ऑफ कोर्स योगा सिंपल है, घर में आराम से हो सकता है. सर एक प्रश्न है मेरा. मैंने एक डॉक्टर साहब से बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हो, कुछ समय के बाद सभी के सभी कैंसर के मरीज हो जाएंगे. जिस तरह से यहाँ पर पोल्यूशन है, वो उनका फेफड़ा खराब हो जाएगा, हार्ट के पेशेंट हो जाएंगे वो. इसमें क्या सच्चाई आप देखते हैं? देखिए, ये तो ऐसे ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स देना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है. ये डॉक्टर साहब ने ही बताया है और वो एक्सपर्ट डॉक्टर. नहीं, ठीक है. तो जो लोग यहाँ पे है, एक्सपोजर तो है. अब हर आदमी को उस एक्सपोजर से क्या बीमारी होगी ये तो कोई नहीं बता सकता. कईयों को शायद कुछ भी ना हो, अपने बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है. कईयों को किसी को आंखों में जलन हो सकती है और कुछ नहीं होगा, किसी को सांस की दिक्कतें बढ़ सकती है. सो इट डिपेंड्स कि किसको किस तरह की बीमारी होती है. जरूरी नहीं सबको सब कुछ हो जाए. ऑलराइट. और लॉन्ग टर्म आगे जाके क्या होगा, किसको क्या होगा ये नहीं पता. पर डेफिनेटली एक्सपोजर तो है. प्रॉब्लम्स तो आ सकती है, आएंगी. कुछ ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, चाहे कम चाहे ज्यादा. कुछ को नहीं भी आ सकती, ये उनका गुड लक है कि नहीं आई, चाहे जो भी वजह रही हो. सो बट इस तरह का स्टेटमेंट कि सबको होगा ये तो आई थिंक बोलना पॉसिबल नहीं है एट दिस स्टेज. बट इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. ये तो बात सही है कि बीमारियां तो हो रही हैं, सबको हो रही है कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, बट हो रही है. स्टडी इस पर कुछ हो रही है? एम्स में कोई स्टडी हो रही है इसको लेकर? नहीं, इसको लेके तो कोई स्टडी नहीं हो रही इस क्वेश्चन पे जो आप पूछ रहे हैं. सर कई बार बोलते हैं, कई बार सारी बाहर की कंपनी या जो एजेंसियां कहते हैं कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है इसकी वजह से 10 साल उम्र कम हो रही है, कोई कहते हैं 12 साल कम हो रही है. आप लोगों का क्या मानना है कि जो हालात है उससे क्या कितनी एज कम हो रही है क्या? देखिए, अगेन ये गेस वर्क तो नहीं कर सकते. जो आप क्वेश्चन जो आपने बोला, ये मॉडलिंग स्टडीज लोगों ने करी है. मॉडलिंग स्टडीज करते हैं, वो एक एंटिसिपेशन करते हैं कि इतने टाइम में ये इतनी बीमारियां बढ़ सकती हैं. ये एस्टिमेट लगाते हैं, एक स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट कि अगर दिल्ली के अंदर अगले 10 साल में ये बीमारी इतने से इतनी बढ़ गई तो उसका अंजाम क्या हो सकता है करंट हिसाब के साथ. तो ये सब स्टैटिस्टिक्स और मॉडलिंग तरीके से वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं. सो आई डोंट थिंक ये एक्चुअल डेटा है, ये मोस्टली प्रेडिक्शन डेटा है. सो प्रेडिक्शन चाहे सही हो चाहे गलत हो, अब 10 साल ना सही, कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना. कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगी. लॉन्गेविटी कम हो, बिल्कुल हो सकती है. ना भी हो तो बीमारियां बढ़ जाएंगी, उसका ही इलाज करते बैठे. सो दीज आर द थिंग्स. बट एक नंबर देना आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल फॉर मी. जिन्होंने भी स्टडीज करी है फिर उनसे बेटर पूछना पड़ेगा. सर पार्टिकुलेट मैटर बहुत ही छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वो ब्लड स्ट्रीम में आसानी से जा सकता है. तो ये ब्लड स्ट्रीम से होते हुए जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं वहां जा सकता है, हार्ट को प्रभावित कर सकता है, ये ब्रेन तक भी जा सकता है. तो इसका इन पर क्या असर पड़ेगा? तो अगर हम देखें जो पार्टिकुलेट मैटर्स होता है, ये बिल्कुल सही बात आपने बताई कि वो ब्लड में जाता है. तो जो हम कहते हैं कि फेफड़े के अलावा जो सारी प्रॉब्लम्स होती है वो सब उसी वजह से होती है कि वो ब्लड में गया और ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है. तो उसकी वजह से जो नसें होती है, जो जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है, यानी कि नसें ब्लॉक होने की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, ब्रेन अटैक या स्ट्रोक जिसको बोलते हैं वो होने लगता है. बहुत लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं. तो ये सब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं पॉल्यूशन के, जिनका प्राइमरी प्रॉब्लम ये होता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी थिकनिंग होने लगती है और वो इन सब प्रॉब्लम्स को करती है. अब जैसे जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, जब वो पॉल्यूशन वाली जगह होते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. सर्दियों में जनरली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बट जब पॉल्यूशन एक्सपोजर होता है तो ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ने के चांस होते हैं या उनको और ज्यादा ब्लड प्रेशर की दवाइयों की जरूरत पड़ने लगती है. तो
तो ये जो ब्लड में जाने वाले कण हैं ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं और उसी से हम कहते हैं कि कैंसर होने का चांस है। जो आपने पूछा था कैंसर, तो वो कैंसर तभी होता है जब वो ब्लड में पहुंच जाते हैं और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। कब हमें लगे सर क्या जो है मेडिकल इमरजेंसी के लोग अवॉइड करते हैं कि ठीक है सर्दी खांसी है जुकाम है, तो कैसी क्या स्थिति है, क्या सिम्टम्स होना चाहिए जो हमें लगेगा हमें डॉक्टर को मिलना ही चाहिए या हमें इमरजेंसी में जाना ही चाहिए? देखिए, जिनको पहले से ही कोई सीरियस बीमारियां हैं उनको तो बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। उनको सिम्टम स्टार्ट होते ही आई थिंक अपने डॉक्टर से फर्स्ट कंसल्टेशन जल्दी करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, एकदम से बीमारी तेजी से बढ़ती है उस सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल किसी को अस्थमा या सीओपीडी पहले से ही है, छोटा सा सर्दी जुकाम भी जो हो जाए वो एकदम से फ्लेयर अप हो सकता है 2-3 दिन के अंदर ही अंदर, तो उनको तो बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। बाकी लोग देख लें, अगर हो सके फैमिली फिजिशियन से बात कर लें, या अगर खुद इतनी समझ है तो 1-2 दिन अपना उपचार खुद कर लें प्रॉपर्ली, जो रूटीन दवाइयां हैं रूटीन दवाइयों के साथ। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर तो जाना ही पड़ेगा डॉक्टर से, जल्दी जल्दी मिलना ही पड़ेगा। बिकॉज ये भी हमने देखा है, अब सर्दी जुकाम, सिंपल सर्दी जुकाम वगैरह भी पहले, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है लोगों को देख के, 2-3 दिन में जो सर्दी जुकाम गला ठीक हो जाता था अब नहीं होता ठीक, अब वो नहीं ठीक होता। 2-3 हफ्ते तक गला खराब रहता है, खांसी चलती रहती है, सब लोग आते हैं खांसी आए जा रही है। ये सटल चेंजेस हैं जो हमने पिछले 10 साल में नोट किए। अब ये चेंजेस लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होंगे, लेकिन अगर आप देखो करोड़ों लोगों में ये हो रहा है तो सोचिए इसका इम्प्लीकेशन कितना ह्यूज है, दवाइयों में, वर्क में, एब्सेंटिज्म में, छुट्टी लेना, ये वो दुनिया भर की। तो इस तरह के चेंजेस ये बहुत हो रहे हैं, तो ये सब मोस्टली इसी वजह से हो रहे हैं। सर ओपीडी में कितने मरीज अभी आ रहे हैं लगभग? ये तो ओपीडी के रिकॉर्ड से आपको मिल जाएगा, बट संख्या बड़ी जरूर है रिलेटेड टू लास्ट 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एकदम से सांस की प्रॉब्लम बढ़ने वाले लोग ज्यादा होते हैं, ये तो है। और ये एज ग्रुप हमारे पास तो एडल्ट एज ग्रुप ही आता है। आई एम श्योर बच्चों के डॉक्टरों पे भी यही एक्सपीरियंस होगा, बट एज ग्रुप का आई डोंट थिंक देयर इज एनी, जिससे हम लोग तो सारे एज ग्रुप्स ही देख रहे हैं। कई लोग यंग भी हैं जिनको पहले कुछ नहीं था उनको भी हो रहा है, दैट इज मोर वरिंग, कि जो पहले अपेरेंटली हेल्दी थे अब वो भी बीमार हो रहे हैं। सर ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आपने बताया अभी कि सर्दी खांसी जुकाम पहले तो मोस्टली 1 सप्ताह में ठीक हो जाता था, अभी 4-4 हफ्ते तक ठीक नहीं होता। तो एयर क्वालिटी खराब हो रही है ना। वो जो आप 10 साल से पहले जो एयर क्वालिटी थी, अब एक मान लो छोटा सा इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन तो ठीक हो गया, लेकिन ऊपर से आप इनहेल कर रहे हैं, टॉक्सिक मैटर भी इनहेल करे जा रहे हैं, अंदर इरिटेशन करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, सूजन करता है, तो ऑब्वियसली थिंग्स कॉम्प्लिकेट हो जाती ज्यादा। सो उसी वजह से मेडिसिन लेना चाहिए इसे? सॉरी, दवाइयाँ लेनी चाहिए? तो डॉक्टर से बात करें, जैसा उनको ठीक लगेगा वो आपको बताएंगे। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, दैट इज माई अदर रिक्वेस्ट।